साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम सांस्कृतिक विरासत को किस प्रकार संरक्षित किया गया है और संरक्षित करने के क्या क्या उपाय हैं और इस संदर्भ में किन किन संस्थाओं की स्थापना हुई है, आज इस विषय पर विस्तार से जानकारी करेंगे। तो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उपाय में मीजर टू कंजर्व द कल्चरल हेरिटेज। आप जानते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हम जो कुछ भी अपनी पुरानी पीढ़ी की बातों को जान रहे हैं, या तो हम पुस्तकों के माध्यम से जान रहे हैं या फिर पुरातत्वविदों और पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो बड़े बड़े संग्रहालयों में जो चीज़ें रखी गई हैं उनके माध्यम से हमें सारी बातों का पता चलता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारे प्राचीन इतिहास को भी बारीकी से नज़र डाल करके हमें बहुत सारी बातें बताता है। तो आज हम सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के क्या उपाय हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है ललित कला अकादमी की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ललित कला एकेडमी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना भारत सरकार ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना की। भारतीय कला के प्रति देश विदेश में समझ बढ़ाने और प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने नई दिल्ली में 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की। अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली में, गढ़ी और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। और इन केंद्रों में पेंटिंग, चित्रकला यानी मूर्तिकला, प्रिंट निर्माण और चीनी मिट्टी की कलाओं के विकास के लिए कार्यशाला सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अकादमी अपनी स्थापना से ही हर वर्ष समसामयिक भारतीय कलाओं की प्रदर्शनियां आयोजित करती है, जिनमें 50-50 हजार रुपए के 15 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पर अकादमी समकालीन कला पर नई दिल्ली में त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी यानी त्रिनाले इंडिया आयोजित की जाती है। और अकादमी प्रत्येक वर्ष जाने माने कलाकारों और कला क्षेत्र में इतिहासकारों को अपना फेलो चुनकर सम्मानित करती है। यानी जो जाने माने कलाकार हैं और कला क्षेत्र के इतिहासकार हैं, उनको जो है ललित कला अकादमी सम्मानित करने का काम करती है। और यही नहीं, विदेशों में भारतीय कला के प्रचार प्रसार के लिए अकादमी अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकियों और त्रिवार्षिकियों में नियमित रूप से भाग लेती है और अन्य देशों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी आयोजित करती है। देश के कलाकारों को अन्य देशों के कलाकारों के साथ मेल मिलाप और तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से अकादमी भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों और समझौतों के अंतर्गत कलाकारों को एक दूसरे के यहाँ भेजने की व्यवस्था करती है। यानी हम खुले मन से अपने कलाकारों को विदेशी कलाकारों के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और वहाँ की जो खूबी है वो भी अपने देश में जो है लाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में ललित कला अकादमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों आगे हम देखें साहित्य अकादमी की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साहित्य एकेडमी। इसमें साहित्य अकादमी में विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रकाशन करना यानी छपवाने का कार्य, अनुवाद, जैसे कोई इंग्लिश में है तो उसे हिंदी में, हिंदी है तो गुजराती भाइयों के लिए गुजराती में और कन्नड़ में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अनुवाद करके साहित्य को और ज़्यादा प्रभावी बनाना, अपने अपने मातृभाषा का प्रयोग करके ज़्यादातर बातें लोगों तक पहुंचाने का कार्य साहित्य अकादमी करती है। गोष्ठियाँ आयोजित करती है, कार्यशालाएं आयोजित करके भारतीय साहित्य के मूल विकास को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत देश भर में
सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम और साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। और साथियों, साहित्य अकादमी एक ऐसी अकादमी है जो यूनिटी यानी भारत की एकता को और भी मजबूत बनाती है। जैसे हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी याद आती है, और हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा का जो जहाँ पर गांव है वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसे हम सुन पाते हैं। तो ये जो है साहित्य अकादमी महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। अगर हम अकादमी की स्थापना देखें तो 1954 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके लिए धन की व्यवस्था भारत सरकार का संस्कृति विभाग करता है। अकादमी का समिति के रूप में पंजीकरण कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, और प्रत्येक भाषा के लिए 10 सदस्यों का बोर्ड है जो संबद्ध भाषा के कामकाज और प्रकाशन के विषय में सलाह देता है। और अकादमी के 4 क्षेत्रीय बोर्ड हैं जिसे जानना बहुत आवश्यक है, जो उत्तर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की भाषाओं के मध्य तालमेल और परस्पर आदान प्रदान को प्रोत्साहन करते हैं। यानी उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण चारों दिशाओं से आपस में आदान प्रदान होने से भारत की एकता को भी दृढ़ता प्रदान होती है, दृढ़ता मिलती है। अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई भी साहित्य अकादमी की स्थापना में प्रमुख जो है कार्यालय बनाए गए हैं। अकादमी के बेंगलोर और कलकत्ता में 2 अनुवाद केंद्र है, यानी बेंगलोर और कलकत्ता में अनुवाद केंद्र है जो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके पुस्तकें छापने का कार्य करता है। मौखिक और जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए शिलांग में अकादमी का परियोजना कार्यालय स्थित है, और दिल्ली में भारतीय साहित्य का अभिलेखागार है, और नई दिल्ली में ही अकादमी का अनूठा बहुभाषीय पुस्तकालय भी है। और इस पुस्तकालय से क्षेत्रीय कार्यालय और बंगलौर में और कोलकाता में भी इसका कार्यालय खुला है। हम कह सकते हैं कि इसमें 25 से अधिक भाषाओं की करीब 1.5 लाख पुस्तकों का संग्रह किया गया है। अगला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। हम जब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना है तब से हमें प्राचीन इतिहास की मूलभूत जानकारियां वहीं से प्राप्त हुई हैं। जैसे कालीबंगा से क्या मिला, और जितने भी गुजरात के लोथल से, और भी जितने जो है हमारा मिला है राखीगढ़ी से क्या मिला है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से हमें ये सब सारी जानकारी मिलती है। और पुरातत्वविद एक वैज्ञानिक का रोल निभा करके हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। तो अगर हम इसके अंतर देखें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, तो यह पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृत विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महानिदेशक होते हैं। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अविशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश में 3656 स्मारकों और स्थलों का राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है, जिनमें 21 संपत्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे देश के प्राप्त होती हैं।
तो 144 वर्ष पहले अपनी स्थापना के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बहुत विशाल संगठन का आकार ले चुका है और समूचे देश में इसके कार्यालयों, शाखाओं और सर्किलों का जाल फैला है। वर्ष 2004 और 5 के दौरान 8 स्मारकों, सर्किलों को संरक्षित घोषित करके इसने अपनी देखरेख में लिया। गुजरात का आप जानते हैं पावागढ़ पार्क हो, चाहे मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, बाद में इसे छत्रपति शिवाजी के नाम से रखा गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हुआ, रेलवे स्टेशन, और गंगा कोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर परिसर और दारासुरम का एरावतेश्वरैया मंदिर यूनेस्को द्वारा 2004 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं और यूनेस्को की सूची में सम्मिलित कराने के उद्देश्य से विश्व धरोहर केंद्र के पास अनेक स्थल का विवरण भेजा गया है, जिनमें प्रमुखतः बहुत ही महत्वपूर्ण पंजाब में अमृतसर का हरिमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा में स्थित माजुली द्वीप समूह, उत्तरांचल में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार, यानी फूलों की वादी भी कहा जाता है, और दिल्ली का लाल किला। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसे कहेंगे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पांडुलिपियां, और इनके संरक्षण के उद्देश्य से ही सांस्कृतिक मंत्रालय ने 2 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय पांडुलिपि का शुभारंभ किया। यह मिशन 5 वर्ष की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत मात्र पुस्तक की सूचियों को खोजकर भारत की पांडुलिपियों का संरक्षण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उन तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता बढ़ाने और बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम। तो नेशनल म्यूजियम में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है 1949 में की गई और 1960 के पश्चात यह संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। इसमें प्रागैतिहासिक काल को लेकर आज तक की 2,60,000 से अधिक वस्तुएं संग्रहित हैं। वर्ष 2004 और 5 के दौरान कुल 1,95,083 लोग इस संग्रहालय को देखने पहुंचे और इसकी मुख्य गतिविधियां जो है अगर हम देखें तो क्या है, प्रदर्शनी लगाना, वीथियों का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण, शैक्षिक गतिविधियां, आउटरीच कार्यक्रम, जनसंपर्क प्रकाशन, फोटो प्रलेखन, ग्रीष्मावकाश कार्यक्रम, स्मारक भाषण मालाएं, संग्रहालय, कॉर्नर फोटो यूनिट, मॉडलिंग यूनिट, पुस्तकालय, संरक्षण प्रयोगशाला और अध्यापन कार्यशाला चलाना, ये राष्ट्रीय संग्रहालय के अंतर्गत आता है। अब हम अगला देखते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेशनल लाइब्रेरी में हमें क्या बातें देखने को मिलती है, आइए उसे हम देखें। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना 1948 में इंटीरियर लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित होने के साथ ही की गई थी। इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। इसकी जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो इस प्रकार हैं कि राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित तथा सभी पांडुलिपियां प्राप्त करके उनका संरक्षण करना, देश से संबंधित मुद्रित सामग्री एकत्र करना, चाहे वह कहीं से प्रकाशित की गई हो, और सामान्य एवं विशिष्ट प्रकार की सामयिक एवं पुरानी सामग्री के संदर्भ में ग्रंथ सूची एवं प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराना, और ग्रंथ सूची से संबंधित जानकारी के सभी सूत्रों की पूर्ण एवं सम्यक जानकारी देने वाले संदर्भ केंद्र की भूमिका का निर्वहन करना, और अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण की गतिविधियों में सहभागी होना। ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत आती हैं। और पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के अंतर्गत पुस्तकें देने वाले केंद्र की भूमिका का निर्वहन करना। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम विदेशों में कोई बात है तो उसको भी जो है वहाँ से हमें पुस्तकें प्राप्त होती हैं और वहाँ से हम
चीज़ों को पढ़ पाते हैं, इसके लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय बना है। तो आज हमने भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर पुनर्विचार इसको पूरा कर लिया है। ये अध्याय 4 है। आगे हम अध्याय 5 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 5 का नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं, सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। आज इतना ही। धन्यवाद।